अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू नज़्म ख़ितात क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ख़ितात 11th उर्दू क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1 है, पहले ख़िते की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। उलूम और मुतज़ाद अल्फाज। उलूम हिस्ट्री फ़लसफ़ा, मुतज़ाद अल्फाज बार जन्नत। ज़ैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, ख़िते की तारीफ़ बयान कीजिए। दूसरा, पहले ख़िते में अकबर ने जो तंज़ किया है इस पर रोशनी डालिए। तीसरा, शायर के मुताबिक उक़बा के ख़याल का मफ़हूम बयान कीजिए। पहले का जवाब है, ख़िता नज़्म की सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख़याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम खाफिया होता है। इसके अशार की तादाद कम से कम 2 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क़ैद नहीं। गज़ल की तरह इसमें मतला कहना ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर 2 शेरी ख़ितात का चलन आम है। दूसरे का जवाब है, इस ख़िते में अकबर इलाहाबादी ने इस रुझान पर गहरी चोट की है जिसमें दुनियावी व असरी उलूम पर खूब तवज्जो की जाती है और मजहबी उसूल व तालीम को फरामोश कर दिया जाता है या इन्हें कम अहम समझकर कम ध्यान दिया जाता है। ख़िता में तारीख़ और फ़लसफ़े की अहमियत तो बताई गई है, लेकिन आखिरत और जन्नत व दोज़ख की अहमियत को मुक़द्दम गर्दाना है। तीसरे का जवाब है, शायर के मुताबिक उक़बा का ख़याल का मफ़हूम आखिरत है जहाँ बंदों के अमाल के हिसाब किताब के बाद इनके जन्नत या जहन्नुम में जाने के फ़ैसले अल्लाह ताला की जानिब से सादिर होंगे। चौथा सवाल है, दूसरे ख़िते से नसीहत वाला मिसरा लिख कर इसकी तशरीह कीजिए। पाँचवा, अल्लामा इक़बाल का वो मिसरा लिखिए जिसमें इन्होंने अकबर के ख़िते के फ़िक्रे हिंदुस्तान हमारा है को इस्तेमाल किया। छठा सवाल है, दूसरे ख़िते की तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए। सातवां, मजनू ने कॉलेज की तालीम को बकवास कहा, वजह बयान कीजिए। आठवां, आखिरी ख़िते में शायर ने जिस शर्त की तरफ इशारा किया है इस पर रोशनी डालिए। चौथे का जवाब है, दूसरे ख़िते में नसीहत वाला मिसरा, जो कुछ है सब खुदा का वहमो गुमा हमारा। इसकी तशरीह है, शायर के मुताबिक हिंदुस्तान हमारा और सारा जहां हमारा कहने वाले दोनों ही गलती पर हैं और दोनों वहमो गुमा में मुब्तला हैं। हकीकत तो यह है कि दुनिया और दुनिया की कोई चीज़ हमारी नहीं, हर चीज़ खुदा की है। हम कितने ही माल व दौलत और ज़मीनों के छोटे बड़े टुकड़ों के मालिक और हकदार हो जाएं, हकीकत तो यह है कि एक दिन सब का सब ख़त्म होकर रह जाएगा या तग़य्युर व तबद्दुल का शिकार हो जाएगा। पाँचवें का जवाब है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। छठे का जवाब है, तशरीह है, हमें वतन से मोहब्बत हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस ज़िमन में बिगाड़ इस वक्त पैदा होता है जब किसी एक मुल्क व वतन का बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को मामूली व हक़ीर समझने लगे। इसमें बहुत से नुकसानात हैं। इस किस्म की कौमियत के तशद्दुद और तंग नज़री से इंसानियत को बेपनाह नुकसानात का सामना करना पड़ा। आलमी जंगें इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। इसलिए दानिशवरान आलम ने नेशनलिज़म कौमियत पर इंटरनेशनलिज़म बैनुल अक़वामियत को तरजीह दी है। इस ख़िते में शायर ने भी मज़कूरा बाला बात को बयान करते हुए कहा है कि जदीद असरी तालीम व फ़लसफ़ा से मुतासिर होकर हम भी कौमियत के नज़रिए पर ईमान ले आए और हिंदुस्तान हमारा वो हम हिंदुस्तानी जैसे नारों में महदूद होकर रह गए हैं। जिन्हें इस हदबंदी में कोई कमी का एहसास हुआ वो चिल्ला उठे, सारा जहां हमारा। शायर ने इन दोनों नज़रियात के हामिलिन को वहम गुमा में मुब्तला करार देते हुए कहा है कि दुनिया की कोई चीज़ हमारी नहीं, हर चीज़ खुदा की है। हम कितने ही माल व दौलत और ज़मीनों के बड़े टुकड़ों के मालिक और हकदार हो जाएं, हकीकत तो ये है कि एक दिन सब का सब ख़त्म हो जाएगा या तग़य्युर व तबद्दुल का शिकार हो जाएगा। एक सदी पहले अल्लामा इक़बाल ने दुनिया वालों को इन हक़ाइक़ से आगाह कर दिया था। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है। सातवें का जवाब है, मजनू के मुताबिक इश्क़ में तबीयत का जोश फितरी होता है,
جبکہ کالج کی تعلیم کا غیر جذباتی نظام طبیعتوں پر بوجھ ہوتا ہے، اسی لیے مجنو نے کالج کی تعلیم کو بکواس کہا ہے۔ 8ویں کا جواب ہے، اس خطہ میں لیلا کی ماں مجنو کو کالج میں داخلے کی تحریک دیتی ہے اور اسے لیلا کے حصول میں مجنو کے لیے شرط قرار دیتی ہے، لیکن مجنو تو عشق کا بندہ ہے اور تعلیم کے خلاف ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے شاعر نے کالج کی تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے مطابق دنیا کا کاروبار ہو کہ عشق و محبت، بہرحال تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ 9واں سوال ہے، تیسرے خطے میں ہرن، لادنا، گھاس کے الفاظ آئے ہیں، اس مناسبت سے شعر کی صنعت پہچان کر لکھیے۔ 10واں، دل اپنا خون کرنے کو ہوں، موجود نہیں منظور مغز سر کا آماس، اس صنعت کا نام، تعریف اور صنعت کی الفاظ لکھیے۔ 11واں سوال ہے، تیسرے خطے کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تیسرے خطے میں ہرن کی مناسبت سے گھاس اور لادنا کے الفاظ لائے گئے ہیں، اس لیے ذیل کے شعر میں مراد النظیر صنعت استعمال کی گئی ہے۔ بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ 11ویں کا جواب ہے، تیسرا خطہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے جس میں لیلا اور مجنو کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ آج کالج کی تعلیم بہت اہمیت ہے، دنیا کا کاروبار ہو کہ عشق و محبت کی تعلیم ضروری ہے۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلے خطے کا مرکزی خیال لکھیے۔ دوسرے خطے کو پیش نظر رکھ کر پہلے فقرے کی مناسبت سے دوسرا فقرہ لکھ کر خاکہ مکمل کیجیے۔ زبان نے کہاں سیکھا، زبان نے کہنا سیکھا، اکبر بول اٹھے، یہی کہنا لازم ہے ہمارا۔ پہلے کا جواب ہے، اکبر الہ آبادی جدید تعلیم کے مخالف نہیں تھے، وہ انگریزی زبان سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے، وہ مغربی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی اندھی تقلید کے مخالف تھے۔ اس خطے میں انہوں نے تاریخ و فلسفہ کی اہمیت تو بتائی ہے، لیکن ان کے ساتھ آخرت اور جنت و جہنم سے متعلق علم کی اہمیت کو جتایا ہے، یعنی موقر ذکر پر زور دیا ہے۔ زبان نے کہنا سیکھا، ہندوستاں ہمارا، اکبر بول اٹھے، سارا جہاں ہمارا، یہی کہنا لازم ہے سب خدا کا ہے، ہمارا وہم و گما۔ زبان کا کہنا ہندوستان ہمارا اور اکبر کا بولنا سارا جہاں ہمارا، اس پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار 4 جملوں میں کیجیے۔ چوتھا، جو کچھ ہے سب خدا کا ہے، وہم و گما ہمارا، اس مصرعے کی روشنی میں واضح کیجیے کہ دنیا کی ہر شے خدا کی ہے۔ 5واں، تیسرے خطے سے زیر اضافت کے الفاظ کا شب کی خاکہ بنائیے۔ ہندوستانی کہے کہ ہندوستان ہمارا، پاکستانی کہے پاکستان ہمارا، امریکی کہے امریکہ ہمارا، یا کوئی یہ کہ سارا جہاں ہمارا۔ اس میں بظاہر کچھ بھی غلط نہیں ہے، ہر ملک کے باشندے کو اپنے ملک کے تئیں ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں اطرانے اور فخر و غرور کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سبوں کو تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، کسی بھی ملک کے نقش و حدود مستقل نہیں ہوتے، وقت کی تبدیلی کے ساتھ ان میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، انسانوں کے وہم و گما کے بت ٹوٹ کر ہی رہتے ہیں، ظالم و جابر اور مغرور و متکبر لوگوں کو تو وقت کچھ جلدی ہی جھٹکے دیتا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے، جدید عصری تعلیم و فلسفہ سے متاثر ہو کر ہم بھی قومیت کے نظریے پر ایمان لے آئے اور ہندوستان ہمارا وہ ہم ہندوستانی جیسے نعروں میں محدود ہو کر رہ گئے، جنہیں اس حد بندی میں کوئی کمی کا احساس ہوا وہ چلا اٹھے، سارا جہاں ہمارا۔ شاعر نے ان دونوں نظریات کے حاملین کو وہم و گما میں مبتلا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا اور دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ہے، ہم کتنے ہی مال و دولت اور زمینوں کے ٹکڑوں کے مالک اور حقدار ہو جائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک دن سب کا سب ختم ہو جائے گا یا تغیر و تبدل کا شکار ہو جائے گا۔ تیسرے خطے کے پہلے 2 شعروں کے حوالے سے مسلم معاشرے کے بارے میں اکبر کے خیالات واضح کیجیے، اکبر کے فرضی لطیفوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ 8واں، ان مصروں کا مطلب ایک جملے میں لکھیے۔ الف، ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس، بے، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرانداز، جیم، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔
छठे का जवाब है तीसरा खिता एक दिलचस्प लतीफ़ा है। इस लतीफ़े के बयान से पहले अकबर ने मुस्लिम माशरे की ज़हनी हालत पर गहरा तंज़ किया है। कहते हैं अकबर मुसलमानों का खुदा ही हाफिज़ है और ये ज़िंदा व बाकी है, वरना इन्होंने तो अपनी तबाही के सारे सामान कर लिए हैं। इन्होंने ज़ाहरी व दुनियावी चमक दमक और तरक्की को ही खुशहाली का मेयार बना रखा है। इन लोगों की हालत इस आशिक़ शाहिद मकसूद की सी है जो माशूक़ पर फ़िदा तो होना चाहता है, लेकिन इसके हुसूल में दरकार पेहम कोशिश और जद्दोजहद से जी चुराता है। इरादे तो बड़े बुलंद ज़ाहिर करता है, लेकिन अमल का खाना बिल्कुल खाली है। सातवें का जवाब है लैला की माँ मजनू से कहती है कि अगर वो एम ए पास कर ले तो लैला का हाथ इसके हाथ में देकर इसकी सास बन जाएगी। मजनू ने कहा, सास जी आपकी बातें सर आँखों पर, लेकिन शायद आप इश्क के मामलात और तकाज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। कहीं कहाँ आशिक़ का और कहाँ कॉलेज की बकवास और कहाँ इंसान की तबीयत में मौजूद इश्क का फितरी वो पैदाइशी जोश व जज्बा, और कहाँ तबीयतों पर लादा गया तालीम का गैर जज्बाती निज़ाम। ऐ बड़ी भी आपकी अक्ल को क्या हो गया है? कहीं हिरन पर घास ला दी जाती है। मजनू लैला की माँ से मज़ीद कहता है, क्या आपने मेरी और मेरे जज्बात की खूब कदर की? क्या आपने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है? हाँ, मैं ग़ुलाम हूँ, लेकिन लैला का हर किसी का नहीं। मैं बड़ी से बड़ी तकलीफ़ उठाने को तैयार हूँ, मगर पढ़ाई में दिमाग खपाना मंजूर नहीं। और अगर लैला के हुसूल के लिए आप अपनी शर्त पर अड़ी हुई हैं, तो बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं लैला का फ़राग छोड़ सकता हूँ, लेकिन कॉलेज नहीं जा सकता। आठवें का जवाब है पहला है अलिफ, कोई काम इसके करने के अहल से ही लेना चाहिए। बे, मुझे हर एक का ग़ुलाम नहीं समझना, मैं सिर्फ़ लैला का ग़ुलाम हूँ। जी, मुझे पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग खपाना मंजूर नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।